वेलकम टू ड्रामा जोन टीवी ऑफिशियल, जहां हम लाते हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल्स के इन डेप्थ रिव्यूज़ और प्रेडिक्शंस। आज हम बात करेंगे ड्रामा दीवानी के एपिसोड नंबर 133 की। जिसमें हम देख सकते हैं कुछ अनएक्सेप्टेड ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स। आपको क्या लगता है क्या आगे होगा? चलिए प्रेडिक्शंस पर बात करते हैं। एपिसोड 132 में हमने देखा कि मीरा और पाथ के बीच टेंशन्स बढ़ गई हैं। दोनों की इमोशंस अपनी पीक पर हैं और कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। मेरे ख्याल से एपिसोड 133 में हमें एक मेजर शोडाउन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आर्यन अपनी गलतियों का एहसास करे और कुछ ऐसे फैसले ले जो पूरी कहानी को बदल देंगे। एक और बात जो हमें देखनी होगी वो है आर्यन का प्लान। क्या उनका नेक्स्ट मूव पाथ और मीरा के लिए और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करेगा या फिर उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा? मुझे लगता है कि इस दफ़ा एक अनएक्सेप्टेड चेहरा सामने आ सकता है जो सब कुछ नमस्कार पलट देगा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube लेकिन चैनल सबसे ड्रामा इंटरेस्टिंग जोन पार्ट टीवी होगा ऑफिशियल मीरा पर। का रिश्ता। आज हम क्या बात करने आपको वाले लगता हैं है कि आपके उनका फेवरेट प्यार ड्रामा इन सीरियल सब दीवानी चैलेंजेस के के एक न्यू बावजूद एपिसोड के बारे में। यह एपिसोड क्या स्टोरी को आपको एक नए लगता मोड़ है पर कि ले जाने उनका वाला प्यार है इन सब चैलेंजेस के और हम सब बावजूद इसके कायम लिए रहेगा बहुत एक्साइटेड या हैं। फिर तो चलिए बिना मिसअंडरस्टैंडिंग का किसी ये देरी के शुरू सिलसिला करते हैं बढ़ता ही आज की जाएगा? ये इंटरेस्टिंग एपिसोड वीडियो। 133 एक ऐसी क्लिफ हैंगर पर ख़त्म हो सकता है जहां हमारे दिलों में और भी सवालात छोड़ दिए जाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रामा जोन टीवी ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल दीवानी के न्यू एपिसोड के बारे में। यह एपिसोड स्टोरी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है और हम सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडम्पशन है। क्या इंसान अपने गुनाहों की कफारा अदा कर सकता है? स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक एंगेज रखेंगे। न करैक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करैक्टर है हमारे सुपर हीरो। इसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल अपील बहुत इंप्रेसिव है। बेरंग ड्रामे की अगली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर फाखरा सोचती है कि मैं अब अफान को इस्लामाबाद भेज देती हूं मीटिंग के लिए, जिसकी वजह से ये दोनों जैसे ही एनी और फिर अफान जो है ये एक दूसरे से अलग रहेंगे तो उतना ही बेहतर होगा और फिर इस तरह से इनका कोई ख़दशा भी नहीं होगा क्योंकि अभी उम्र बहुत ही छोटा है। इनके दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं, तभी क्या करती हैं कि वहाँ पर अफान को अपने कमरे में बुलाती हैं और कैसे कहती हैं कि देखो बेटा, इस्लामाबाद तुम्हें जाना है और इस्लामाबाद वहाँ पर एक मीटिंग है जो कि तुम्हें अटेंड करनी है। वहाँ पर अफान कहते हैं कि जी मम्मी मैं हाजिर हूँ, मैं चला जाऊँगा। लेकिन वहाँ पर अब फाखरा को इस बारे में नहीं पता होता कि यहाँ पर जो अफान है वो ये सोचने की कर रहा है कि इस बहाने से चलो इस्लामाबाद में जाऊँगा तो दूसरी तरफ क्या होगा कि मैं एनी को लेकर घूम भी आऊँगा और फिर थोड़ा हमारा इंजॉय भी हो जाएगा। लेकिन इस बात का फाखरा को नहीं पता होता कि ये दोनों इकट्ठे ही जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी अफान अपने रूम में जाता है और एनी को कहता है कि तुम तैयार हो जाओ क्योंकि हम बहुत ही जल्द इस्लामाबाद जा रहे हैं। लेकिन ये बात सुनकर अब एनी कहती है कि इस्लामाबाद क्यों जाना है? आपको पता है ना कि पहले ही घर में बहुत बड़ा तमाशा लगा हुआ है और मुझे लेकर अब एक और आप तमाशा लगवाना चाहते हैं। तभी अफान कहता है कि नहीं, कोई भी कैसा तमाशा नहीं लगेगा, मुझे पता है मम्मी ने खुद ही हमें जाने के लिए कहा है, तो तुम अपनी पैकिंग कर लो और अगर कोई चीज़ें चाहिए
तो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा लाऊंगा। तभी वहाँ पर एनी कहती है कि हाँ मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत तो है, लेकिन मैं ड्राइवर के साथ जा कर ले आऊँगी। तभी अफान कहता है कि क्यों, तुम्हें ड्राइवर के साथ जाने की क्यों कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ ही जाना है और मैं तुम्हें खुद लेके जाऊँगा। तभी एनी कहती है कि आपको इतने काम हैं, पहले आप वो काम निपटा लें, मुझे लेकर आप कहाँ जाते भी रहेंगे। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, शॉपिंग के लिए तो हमारा टाइम निकल ही आएगा और फिर इस तरीके से तुमने जो चीज़ें भी लेनी हो तुम ले लेना और कोशिश करना कि उम्र के लिए भी 2-4 चीज़ें ले लो। तभी वहाँ पर अब शाम के दिन होता है कि वहाँ पर अफान जो है एनी को लेकर मॉल में चला जाता है। वहाँ पर एक खूब शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करके वापस आते हैं। तो अगले दिन क्या होता है कि अफान को एनी को कहता है कि तुम सामान लेकर बाहर निकलो, मैं आ रहा हूँ। अब जैसे ही एनी जाती है बाहर बरामदे में तो वहाँ पर फाखरा और फिर उसके बाद दुर्दाना और फिर आयमा भी खड़ी होती हैं। अब फाखरा जैसे ही देखती है एनी को कि एनी के हाथ में बैग है, तभी फट से बोल पड़ी है कि हाँ बीबी, कहाँ जाने की कोशिश है, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। अब फाखरा के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फाखरा जो है वो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि अफान जो है वो एनी को साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है और इसने ऐसा एकदम बैठे बैठे ये इरादा भी कर लिया है। तभी वहाँ पर अफान से कहती है कि अफान, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम एनी को साथ लेकर नहीं जाओगे, तुम वहाँ मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो और तुम यहाँ पर कोई हनीमून मनाने के लिए नहीं जा रहे, जो कि तुम एनी को भी साथ लेके जा रहे हो। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि मुझे पता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मोम, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले भी पता है कि मैं अपना काम जो कहता हूँ मैं वो पूरा करता हूँ। तभी वहाँ पर अब फाखरा कहती है कि दिल ही दिल में कि ये क्या हो रहा है लड़के को, आखिर ये क्यों मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि देखो अफान बेटा, एनी का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इसने यूनिवर्सिटी भी जाना होता पढ़ाई के लिए, तो वहाँ इसकी बहुत सी लॉस हो जाएगा और फिर इसका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में भी बात कर ली है और मैंने नोट्स वगैरह भी ले ली हैं, जिसकी वजह से अब आपको ज़रा भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम इसको साथ नहीं लेके जा सकती, क्योंकि वहाँ पर मीटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम इसको लेकर कहाँ ले जाते फिरोगे। लेकिन अफान अपनी ज़िद का पक्का होता है। अब इसकी तमाम चालें जो है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं फाखरा की और फाखरा कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने काम अच्छे तरीके से करना जानता हूँ और आप इस चीज़ की फ़िक्र मत करें, मैं हैंडल कर लूँगा, सब एनी को साथ ही जाने दें। तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि अच्छा ठीक है। उसकी ज़िद के सामने उसे घुटने टेक नहीं पड़ते हैं, क्योंकि फाखरा की ये सोच थी कि अगर यहाँ पर एनी रहती है तो मैं एनी को इससे उम्र छीनकर इसे घर से बेदखल कर दूँगी और फिर अफान को कोई भी कहानी बनाकर सुना दूँगी, जिसकी वजह से अफान जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदजन हो जाएगा एनी से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अफान तो अपनी माँ से भी ज़्यादा तेज़ निकलता है और फिर दिल ही दिल में क्या करता है कि ये इरादा कर लेता है कि वो एनी को साथ ही लेके जाएगा। तभी वो एनी को कहता है कि एनी तुम जल्दी से पैकिंग करो, और वहाँ पर एनी को लेकर साथ चला जाता है। अब जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो दुर्दाना कहती है कि देखा बाजी, मैं तो आपको क्या समझा रही थी और आपने कैसे क्या किया। और तभी वहाँ पर कहती है वहाँ पर फाखरा कि तुमने बहुत गलत किया, ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अगर तुम मुझे इतनी बातें ना सुनाती तो कभी भी मेरा दिल उस तरफ माइल ना होता। तुमने मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुनाई, इसी वजह से मुझे गुस्सा आया और फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं अफान को वहाँ इस्लामाबाद मीटिंग के लिए भेज देती हूँ। इस तरह से एनी जो है वो इससे दूर रहेगी और फिर मैं एनी को घर से बाहर निकाल दूँगी। अब कहती है सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मुझे उस दिन बातें ना सुनाती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। तभी दुर्दाना कहती है कि अब तो बहुत ही डरने की बात है, क्योंकि एनी साथ जा रही है, ऐसा ना हो कि उम्र बहुत ही छोटा है कि कहीं एनी जो है वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाए। तो तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि हाँ मुझे भी इसी बात की टेंशन है, मैं तो इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफान तो बहुत ही ज़िद्दी है और वो किसी की भी बात नहीं सुनता, वो एक बात जो पकड़ ले वो बात पूरी करके ही रहता है। तभी दुर्दाना कहती है कि चले कोई बात नहीं, अब वापस आएंगे तभी आप खुशखबरी का इंतज़ार कीजिए।
अब फाखरा कहती है कि मेरे दिमाग ख़राब मत करो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुझे ऐसा करना पड़ा है और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, चली जाओ यहाँ से। अब दुर्दाना अपने कमरे में चली जाती है। आयमा और दुर्दाना के तो मुँह ही लटक जाते हैं। दुर्दाना जो है उसे तो बड़ा ही गुस्सा आता है कि अफान जो है उसे लेकर चला गया है अपने साथ। तभी आकर आयमा को कहती है कि देखा आयमा, हमने क्या सोचा था और आगे क्या हो रहा है। ये बाजी जिसका अपने सिर्फ स्टेटस की ही पड़ी होती है और इसे अपना स्टेटस करती रहती हैं, लेकिन देखिए औलाद के सामने तो इनका कोई स्टेटस भी नहीं चलता। तभी आयमा कहती हैं कि अफान बहुत गलत कर रहा है, मेरे ही सामने वो एनी का हाथ पकड़ के एनी को ही इम्पोर्टेंस दे रहा है। वो दुनिया की सारी चीज़ें एनी के कदमों में लाकर रख देने वाला है, लेकिन एक शहरयार है जो कि बहुत ही ज़्यादा नकट्टू है, मेरी कोई भी बात नहीं मानता और अगर मैंने जब से शॉपिंग की है तब से वो मेरे खिलाफ़ है और मुझे कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है और जब मैंने इससे कहा कि तुम मेरी जायदाद में से कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दो तो वो इस बात पर भी भड़क उठते हैं। आप बताएं मॉम मैं क्या करूं। तभी दुर्दाना कहती है कि बेवकूफ़ी मत करो आयमा, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता शहरयार के दिल में तुम अपनी जगह बनाने की कोशिश करो और आहिस्ता आहिस्ता तुम सारे घर वालों को दिल जीत कर इन्हें अपनी मुट्ठी में करो, उसके बाद ही तुम्हारे हाथ में कुछ आ सकता है। अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। तभी वहाँ पर अब आयमा कहती है कि आप ही बताएं मैं क्या करूँ, आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि इन सबको मैं अपने हाथ में कर लूँ। तभी दुर्दाना कहती है कि तुम शहरयार के दिल में आए दिन ऐसा पैदा करो कि तुम उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हो। आयमा कहती है अब मैं और कितनी कोशिश करूं, मेरी बस हो गई है, अब मुझसे नहीं कुछ होता। तभी वहाँ पर दुर्दाना कहती है कि बेवकूफ़ी मत करो और जो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। अगर तुम मेरे कहे हुए अमल करोगी बातों पर तो तुम बहुत जल्द अपना घर बना पाओगे, अगर तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करोगी तो बहुत ज़्यादा धक्के खाओगी। तभी वहाँ पर कहती है कि ठीक है। आयमा कहती है अब मैं ऐसा ही करूँगी, मैं बहुत जल्द शहरयार को अपने बेटा एनी का बहुत नुकसान होगा क्योंकि इसने यूनिवर्सिटी भी जाना होता पढ़ाई के लिए, तो वहाँ इसकी बहुत सी लॉस हो जाएगा और फिर इसका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में भी बात कर ली है और मैंने नोट्स वगैरह भी ले ली हैं, जिसकी वजह से अब आपको ज़रा भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम इसको साथ नहीं लेके जा सकती क्योंकि वहाँ पर मीटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम इसको लेकर कहाँ ले जाते फिरोगे। लेकिन अफान अपनी ज़िद का पक्का होता है। अब इसकी तमाम चालें जो है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं फाखरा की और फाखरा कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने काम अच्छे तरीके से करना जानता हूँ और आप इस चीज़ की फ़िक्र मत करें, मैं हैंडल कर लूँगा, सब एनी को साथ ही जाने दें। तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि अच्छा ठीक है। उसकी ज़िद के सामने उसे घुटने टेक नहीं पड़ते हैं क्योंकि फाखरा की ये सोच थी कि अगर यहाँ पर एनी रहती है तो मैं एनी को इससे उम्र छीनकर इसे घर से बेदखल कर दूँगी और फिर अफान को कोई भी कहानी बनाकर सुना दूँगी, जिसकी वजह से अफान जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदजन हो जाएगा एनी से। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि अफान तो अपनी माँ से भी ज़्यादा तेज़ निकलता है और फिर दिल ही दिल में क्या करता है कि ये इरादा कर लेता है कि वो एनी को साथ ही लेके जाएगा। तभी वो एनी को कहता है कि एनी तुम जल्दी से पैकिंग करो और वहाँ पर एनी को लेकर साथ चला जाता है। अब जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो दुर्दाना कहती है कि देखा बाजी, मैं तो आपको क्या समझा रही थी और आपने कैसे क्या किया। और तभी वहाँ पर कहती है वहाँ पर फाखरा कि तुमने बहुत गलत किया, ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम मुझे इतनी बातें ना सुनाती तो कभी भी मेरा दिल उस तरफ माइल ना होता। तुमने मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुनाई, इसी वजह से मुझे गुस्सा आया और फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं अफान को वहाँ इस्लामाबाद मीटिंग के लिए भेज देती हूँ। इस तरह से एनी जो है वो इससे दूर रहेगी और फिर मैं एनी को घर से बाहर निकाल दूँगी। अब कहती है सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मुझे उस दिन बातें ना सुनाती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। तभी दुर्दाना कहती है कि अब तो बहुत ही डरने की बात है क्योंकि एनी साथ जा रही है, ऐसा ना हो कि उम्र बहुत ही छोटा है कि कहीं एनी जो है वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाए। तो तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि हाँ मुझे भी इसी बात की टेंशन है, मैं तो इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफान तो बहुत ही ज़िद्दी है और वो किसी की भी बात नहीं सुनता, वो एक बात जो पकड़ ले वो बात पूरी करके ही रहता है। तभी दुर्दाना कहती है कि चले कोई बात नहीं, अब वापस आएंगे तभी आप खुशखबरी का इंतज़ार कीजिए।
अब फाखरा कहती है कि मेरे दिमाग ख़राब मत करो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुझे ऐसा करना पड़ा है और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, चली जाओ यहाँ से। अब दुर्दाना अपने कमरे में चली जाती है। आयमा और दुर्दाना के तो मुँह ही लटक जाते हैं। दुर्दाना जो है उसे तो बड़ा ही गुस्सा आता है कि अफान जो है उसे लेकर चला गया है अपने साथ। तभी आकर आयमा को कहती है कि देखा आयमा, हमने क्या सोचा था और आगे क्या हो रहा है। ये बाजी जिसका अपने सिर्फ स्टेटस की ही पड़ी होती है और इसे अपना स्टेटस करती रहती हैं, लेकिन देखिए औलाद के सामने तो इनका कोई स्टेटस भी नहीं चलता। तभी आयमा कहती हैं कि अफान बहुत गलत कर रहा है, मेरे ही सामने वो एनी का हाथ पकड़ के एनी को ही इम्पोर्टेंस दे रहा है। वो दुनिया की सारी चीज़ें एनी के कदमों में लाकर रख देने वाला है, लेकिन एक शहरयार है जो कि बहुत ही ज़्यादा नखट्टू है, मेरी कोई भी बात नहीं मानता और अगर मैंने जब से शॉपिंग की है तब से वो मेरे खिलाफ़ है और मुझे कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है। और जब मैंने इससे कहा कि तुम मेरी जायदाद में से कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दो तो वो इस बात पर भी भड़क उठते हैं। आप बताएं मॉम मैं क्या करूं। तभी दुर्दाना कहती है कि बेवकूफ़ी मत करो आयमा, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता शहरयार के दिल में तुम अपनी जगह बनाने की कोशिश करो और आहिस्ता आहिस्ता तुम सारे घर वालों को दिल जीत कर इन्हें अपनी मुट्ठी में करो, उसके बाद ही तुम्हारे हाथ में कुछ आ सकता है। अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। तभी वहाँ पर अब आयमा कहती है कि आप ही बताएं मैं क्या करूँ, आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि इन सबको मैं अपने हाथ में कर लूँ। तभी दुर्दाना कहती है कि तुम शहरयार के दिल में आए दिन ऐसा पैदा करो कि तुम उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हो। आयमा कहती है अब मैं और कितनी कोशिश करूं, मेरी बस हो गई है, अब मुझसे नहीं कुछ होता। तभी वहाँ पर दुर्दाना कहती है कि बेवकूफ़ी मत करो और जो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। अगर तुम मेरे कहे हुए अमल करोगी बातों पर तो तुम बहुत जल्द अपना घर बना पाओगे, अगर तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करोगी तो बहुत ज़्यादा धक्के खाओगी। तभी वहाँ पर कहती है कि ठीक है। आयमा कहती है अब मैं ऐसा ही करूँगी, मैं बहुत जल्द से देखता ना आओ देखता ना ताओ, लेकिन अपने वालिद के गिरबान पकड़ लेता है। कहता है कि तुमने मेरी वालदा को इतना बड़ा धोखा दिया है, मैंने तुम्हें कभी ऐसा समझा नहीं था, तुम मेरे बाप हो ही नहीं। लेकिन ये जैसे ही उसकी रेहाम से छुड़वा देती है, कहती है कि तुम्हारा वालिद है उसको कुछ मत कहो। लेकिन रेहाम की मोहब्बत जो है इस टाइम सारी की सारी तो कीर मियाँ के दिल में दोबारा जागने वाली है, क्योंकि वो बेटे को जैसे ही हटाती है तो मूसा कहता है कि फिर मैं तो बाबा जान अब जिंदा नहीं रहने वाला, क्योंकि जो कुछ भी है मुझे पता है मासूमा के नाम लग चुका है। मासूमा एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ शातिर और धोखेबाज लड़की है, वो लालची लड़की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की खातिर ऐसा कर रही है कि जो आप उसकी बातों में आकर सब कुछ गवा बैठे हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में देखते चाहिए कि रेहाम जो है वो घर छोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ से जैसे ही मासूमा के नाम सब कुछ लग जाएगा तो मासूमा तोकीर की लाइफ से किस कदर तेज़ हवा बनकर जाने वाली है, तो फिर तोकीर मियाँ अकेले का अकेला रह जाने वाला है। और दूसरी तरफ से देखते चलिए कि ड्रामा कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी तरीके से मिल जाए। लेकिन मासूमा वो लड़की है जिस पर बहुत ही ज़्यादा तोकीर मियाँ अब दुश्मन बन जाने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि तोकीर मियाँ जो हैं वो अब मासूमा को जेल तक भी ले जाएगा और रेहाम को ये बात जैसे ही पता चलेगी कि रेहाम बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि तोकीर जो है मासूमा के इतना ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुका है। दूसरी तरफ से इनका जवान बेटा जो है अपने जान भी दे चुका है, क्योंकि अपने वालिद की वजह से अपनी वालदा को इस दुख में नहीं देखना चाहता था। और तोकीर को अब समझ तो आ ही गया है और मासूमा का वालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें बताता रहा था तो मासूमा के साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि मासूमा ने बहुत ही गलत कदम उठाया था। मासूमा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक जीता जागता हंसता खुश घर उजाड़ कर इसने तबाह बर्बाद कर दिया है, जो कि एक लालच की खातिर। लेकिन जैसे ही ये जेल में जाएगी तो अब देखना क्या होने वाला है। इसके वालिदैन जो हैं वो घर बेचकर मासूमा को बाहर निकलवाएंगे, लेकिन अब मासूमा फिर वही की वही रोड पे आ जाएगी। लेकिन रेहाम को जैसे ही सब कुछ ड्राइवर जाकर बताता है कि ऐसा कुछ मासूमा बीबी के साथ हो रहा है, लेकिन रेहाम तो अब कभी भी तोकीर की लाइफ में वापस आने वाली नहीं है।
क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा जतन किए हैं तो अब वापस आ जाए मेरी लाइफ में, लेकिन अब वापस तो कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अब तकीर मियाँ के जिसका सब कुछ तबाह व बर्बाद हो चुका होगा एक मासूमा की खातिर, लेकिन मासूमा वो तेज़ और शातिर लड़की है जिसने सब कुछ ढूंढ कर अपने नाम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके नाम भी नहीं रहा। मासूमा के वालिद की डेथ के बाद अब मासूमा की वालदा रह जाती है अकेली, जिसको घर भर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं, अब वो कहीं भी नहीं जा सकती। दूसरी तरफ से मासूमा जो है वो फिर कुछ ना कुछ खुद पे डिपेंड होने ही लगती है। तो अब तकीर मियाँ उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, चुपचाप मेरी ज़िंदगी में वापस आओ। लेकिन जिनके पास हो और फिर वो इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, मतलब ये मोस्टली वो लोग करते हैं जो बहुत कमज़र्फ होते हैं। इसकी एक मैं मिसाल आपको बताती हूँ कि ये ऐसा करते क्यों। बेटे को तो अगर कोई चीज़ लेकर दें या बना कर दें तो बाप को लगता है कि ये अपने घर में ही है ना, कोई भी चीज़ लेकर दी वो अपने घर में रहेगी, अपनी है, क्योंकि बेटा अपना है। बेटी को तो मोस्टली लोगों को लगता है कि जो हम जहेज़ भी देंगे वो भी हम पैसे एक तरह से मतलब ज़ाया होंगे, गए, वो फिर वापस आने वाली तो चीज़ नहीं होती ना। तो लोग बेटियों के मामले में हमेशा क्वेश्चन, मैंने जितना अभी तक पाकिस्तान में दीन को देखा है, क्वेश्चंस रेज ही औरतों को लेके होते हैं। यहाँ दीन है ही औरतों का, यहाँ सारे दीन में आए हुए अहकाम औरतों के, हदें औरतों की, या मर्दों के लिए कुछ नहीं। लिहाजा जिसके पास इस्तिताअत है वो जहेज दे। तो जो इंसान नहीं दे सकता है, मैंने पहले बताया कि उसके ऊपर इसका हुक्म लागू नहीं होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जहेज देते हैं लेकिन बेटी का हिस्सा नहीं देते, इस हवाले ये भी से गलत है। क्योंकि इस्लाम में ऐसा नहीं है कि बेटे को या बेटी की शादी बाप कराएगा, बेटा अपनी शादी खुद कराएगा, लेकिन यहाँ पे लोग बेटों की शादी भी बाप करवाते हैं और बेटियों का भी करवाते हैं। उस सेंस में आप क्या कहेंगे? बेटी को अगर जहेज दिया है, जहेज एक हदिया है। जैसे कि आप अपने बेटे को अगर कोई चीज़ गिफ्ट देते हैं, चाहे वो गाड़ी है, वो लड़के मोटरसाइकिल चलाते हैं मोस्टली अपने लिए वो लेते हैं, या कोई भी चीज़, तो वो गिफ्ट है। अब जहेज अगर आपने दिया है तो वो गिफ्ट है, वो उसकी जायदाद में काउंट नहीं होगा। और अगर जायदाद के टाइम पे वो, तो फिर मैंने आपको बता दिया कि जायदाद तो एक मखसूस अमाउंट या एक मखसूस हो गई ज़मीन या जो भी, अब वो तो डेफिनेटली बराबर बांटनी पड़ेगी। मैंने उस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि आप एक हाकिम हैं एज अ फादर, आपको एक हाकिम होने के तहत अल्लाह ने जो जो कुछ दिया है उसकी बस तकसीम बराबर करनी है, जैसे जैसे कहा गया। अगर आपने उसकी तकसीम में मसला किया तो बस ये आपसे सवाल होगा, चाहे वो आप जहेज़ हदिये को कह लें। लोग बेटों पे खर्च करते हैं ना, मैंने बहुत जगह पे देखा है, खुद भी देखा है, एक्सपीरियंस किया है। लोग बेटों पे बहुत खुशी से खर्च करते हैं बनिस्बत बेटियों के, इवन के बेटों की तालीम पे भी बेटियों की तालीम से ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। तो ये मसावी नहीं है। शादी बेशक बाप करे, बेटी की करे, बेशक बेटे की करे, इस्तिताअत है तो करे दोनों की। आपने पैसे कब्र में तो नहीं लेकर जाने ना। अगर आपको अल्लाह ताला ने दौलत दी है तो आप यहीं पे अपने रिश्तों पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपने घर पे यहीं खर्च करके आप दुनिया से जाएंगे। लेकिन आपसे जिन चीज़ों का क्वेश्चन होगा वो इस हिसाब से होगा कि ये जो बेटी और बेटे का डिफरेंस करना, दोनों के डिफरेंस में बेटे को या बेटी को या किसी एक को प्रोटोकॉल ज़्यादा देना, किसी एक पर पैसा ज़्यादा खर्च करना, किसी एक पर अपना ज़्यादा माल खर्च करना, इस चीज़ का आपसे क्वेश्चन होगा। ये चीज़ जो है वो बराबर करनी ज़रूरी है।